अगला क्वेश्चन है, अ कार मूविंग विद स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर कैन बी स्टॉप्ड आफ्टर 2 मीटर बाई अप्लाइंग ब्रेक्स। हाँ, अब देखो यहाँ पर वो 40 किलोमीटर पर आवर से चल रही थी और उसको 2 मीटर में रोक लिया, यूनिट्स थोड़ी चेंज हो गई है। इफ द सेम कार इज मूविंग विद स्पीड ऑफ 80 किलोमीटर पर आवर व्हाट इज द मिनिमम स्टॉपिंग डिस्टेंस, है ना। तो इसी कार को 80 से चलाएंगे तो कितनी, कम से कम कितनी डिस्टेंस पर हम लोग उसको रोक देंगे, ठीक है। तो जब रोक देंगे तो फाइनल स्पीड 0 हो जाने वाली है, ये तो हम लोगों को पता है। ब्रेक्स अप्लाई कर रहे हैं तो हमारे पास में जो एक्सीलरेशन आएगा वो नेगेटिव आएगा, ये भी हम लोगों को ध्यान रखना है। तो हम लोग पहला केस उठाते हैं, है ना। उसमें इनिशियल वेलोसिटी या स्पीड कितना था, 40 किलोमीटर पर आवर। फाइनली जब वो ब्रेक लगा के रुक गई है तो v इक्वल टू 0, तो v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as वाली इक्वेशन हम लोग काम में ले रहे हैं। v की जगह 0 रख दिया, u की जगह 40 रखा है और s की जगह हम लोगों ने कितना रखा है, 2 मीटर। हम लोगों ने यहाँ पर अभी यूनिट्स नहीं चेंज की क्योंकि हमें पता है कि इन दोनों का रेशियो निकालने से हमारा काम हो जाएगा, अदरवाइज यूनिट चेंज करनी पड़ती, ठीक है। तो यहाँ से देखो क्या आ रहा है, 2O2 कितना हो जाएगा 4a, और इसको उधर लेके जाएंगे, जब 40 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 1600, और उधर जाएगा तो -1600 हो जाएगा, ठीक है। ये आ गया यहाँ पर। यहाँ से मैं a कैलकुलेट नहीं कर रहा हूँ, ये कहीं ना कहीं काम आ जाएगा। सेकेंड केस में हम लोग को स्पीड कितनी दे रखी है 80, तो इनिशियल स्पीड कितनी होगी u इक्वल टू 80, फिर से रोक रहे हैं तो v इक्वल टू 0। सेम इक्वेशन काम में ले रहे हैं, v की जगह पर 0 रखा, u की जगह पर 80 रखा, 2as हम मान लेते हैं कि s डिस्टेंस पर जाके वो रुक रही है। ये हमारा मिनिमम स्टॉपिंग डिस्टेंस है सेकेंड केस वाला, ये हम लोगों को कैलकुलेट करना है एस, ठीक है। तो यहाँ पर इसको मैं उधर लेके जाऊंगा तो ये कितना हो जाएगा -6400। अब एक इक्वेशन जो 2s की ये है और एक 4a की ये है, इन दोनों को हम लोग डिवाइड कर देते हैं, इसलिए मैंने यहाँ से कुछ a कैलकुलेट नहीं किया, है ना। यहाँ पर a से a कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पर ये कैंसिल होगा 2 टाइम्स, ये दोनों कैंसिल होकर 4 हो जाएगा, 2 को उधर लेके चलेगा तो s इक्वल टू कितना आएगा 8 मीटर, मतलब 1 मीटर के बाद में वो रुक जाएगी, ठीक है। तो ये क्या आंसर, हाँ है, यही हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ कार इज मूविंग अलोंग ए स्ट्रेट रोड विद ए यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, ठीक है, कांस्टेंट एक्सीलरेशन से चल रही है सीधी रोड पर। इट पासेस थ्रू 2 पॉइंट्स P एंड Q सेपरेटेड बाय ए डिस्टेंस विद वेलोसिटी 30 किलोमीटर पर आवर एंड 40 किलोमीटर पर आवर। द वेलोसिटी ऑफ कार मिडवे बिटवीन P एंड Q इज व्हाट, ठीक है। तो इसमें ये बोल रखा है कि अपने पास में 2 पॉइंट है P और Q, उनके बीच में कुछ डिस्टेंस है, ठीक है। तो जब P पर था, है ना, ये तो बोल रहा है इट पासेस थ्रू 2 पॉइंट्स P एंड Q, है ना, बाई ए डिस्टेंस विद ए वेलोसिटी 30 एंड 40। तो जो वो P पर था तो वो 30 की स्पीड से पास हो रहा था, और जब Q पर था वो 40 की स्पीड से पास हो रहा था। ये हम लोगों को दे रखा है। अब हम लोगों को बिल्कुल इसके सेंटर पर, है ना, स्पीड पूछी है, ठीक है। तो मान लिया इसका एक्सेलरेशन कितना है, a है ना। तो यहाँ पर हम लोग v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as काम में ले रहे हैं क्योंकि ये सब हम लोगों को पता है। मान लिया ये जो डिस्टेंस है ये d है, ठीक है। तो v की जगह पर क्या रखेंगे 40, u की जगह पर क्या रखेंगे 30, s की जगह पर मैंने d रख दिया। मैं s भी मान सकता था पर मैंने पहले d लिख दिया, तो यहाँ पर d यूज कर रहा हूँ। ये 1600 हो जाएगा, ये 900 हो जाएगा, इसको उधर लेके चलेगा 700 हो जाएगा, ठीक है। 2 से डिवाइड कर दो तो AD की वैल्यू हमारे पास में भी 350 आ गई, ठीक है। नेक्स्ट केस देखते हैं इसके बीच वाले के लिए। तो बीच में आ गया है तो अब इस डिस्टेंस का हाफ हो जाएगा, तो P और R के बीच में जो डिस्टेंस होगी वो D/2 होगी, ठीक है। अब मैं इस P और R के बीच के मूवमेंट को देख रहा हूँ। यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी कितना है 30 और फाइनल वेलोसिटी कितना है v, ये v हम लोगों को निकालना है, ठीक है। तो सेम फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s, ये v निकालना ही है। u की जगह हम लोग 30 रख रहे हैं यहाँ पर, और ये जो s था s की जगह पर क्या रखेंगे D/2, तो ये D/2 रखने से 2 से 2 कैंसिल हो गया, 3 स्क्वायर कितना हो जाएगा 900। यहाँ AD आया, AD की वैल्यू हम लोग को 350 पता है, ये उठा के यहाँ रख देते हैं, ये रख दिया। इसको सोल्व किया तो v स्क्वायर इक्वल टू 1250 आया। अब हम लोगों को v स्क्वायर थोड़ा ना निकालना है, v निकालना है, तो कितना आएगा √1250, ठीक है। इसको हम लोग अलग अलग तरीके से ब्रेक करते हैं। तो देखो आंसर में गौर कर सकते हैं 2 वगैरह आ रहा है, ठीक है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं इसमें 2 से डिवाइड कर देते हैं, तो ये ऑटोमेटिकली 625 और 2 में ब्रेक होता है। तो 625 का तो रूट हम लोगों को पता है 25 होता है, तो बस हमारा आंसर हो गया 25√2, और ये ऑप्शन में दे रखा है, तो बस ये हमारा आंसर है। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, ए कार एक्सेलरेट्स फ्रॉम रेस्ट एट ए कांस्टेंट रेट अल्फा फॉर सम टाइम आफ्टर विच इट डेक्सेलरेट्स
एट ए कांस्टेंट रेट बीटा एंड कम्स टू रेस्ट। पहले तो ए एक्सेलरेशन से उसकी स्पीड बढ़ती है, फिर वो बीटा डेक्सेलरेशन से उसकी स्पीड कम कर देता है और बाद में रुक जाता है। इफ टोटल टाइम elapsed इट टी देन मैक्सिमम वेलोसिटी अक्वायर्ड बाय द कार इज व्हाट। तो इसमें कुछ ऐसे हो रहा है कि मान लीजिए वो यहाँ से 0 स्पीड से स्टार्ट हो रहा है और अल्फा एक्सेलरेशन से चल रहा है, तो टाइम t1 में इसकी स्पीड बढ़ के v हो गई, ठीक है। तो उसके बाद में ये बीटा एक्सेलरेशन से चल रहा है और टाइम t2 के बाद में उसकी स्पीड वापस से 0 हो गई, ठीक है। तो ये दोनों टाइम उन लोगों ने अलग अलग मान लिए t1 और t2, ठीक है। तो टोटल टाइम हम लोगों को पता है कि t1 प्लस t2 इज इक्वल टू t है, ये हम लोग यहाँ पर यूज कर रहे हैं, ठीक है। अब हम लोग इस मूवमेंट के लिए इक्वेशन लिखते हैं v इक्वल टू यू प्लस at। ये v है, यही हम लोगों को निकालना है मैक्सिमम वेलोसिटी, ठीक है। तो v हो जाएगा टाइम t1 के बाद में वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, a की जगह रखेंगे अल्फा, अल्फा t1 हो गया, तो यहाँ से t1 की वैल्यू आई v अपॉन अल्फा, ये हम लोग यहाँ पर बाद में रख देंगे, ठीक है। अब इस वाले मूवमेंट के लिए इनिशियल वेलोसिटी v है, फाइनल वेलोसिटी 0 है, तो इस v की जगह हम लोगों ने रख दिया 0, इनिशियल वेलोसिटी की जगह रखा v, और बीटा को हम लोग माइनस बीटा रखेंगे क्योंकि यहाँ पे ये डेक्सेलरेशन हो रहा है इसलिए, ठीक है। तो ये हमने माइनस बीटा रख दिया, यहाँ से t2 निकालेंगे तो आएगा v अपॉन बीटा, ये t2 हम लोग यहाँ पुट कर देंगे, ठीक है। तो t1 की वैल्यू रखी, t2 की वैल्यू रखी, v अपॉन अल्फा प्लस v अपॉन बीटा इक्वल टू t, v कॉमन लिया, 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा साथ में आया इक्वल टू t, यहाँ एलसीएम वगैरह लिया, सोल्व किया तो v की वैल्यू आई अल्फा इंटू बीटा डिवाइडेड बाई अल्फा प्लस बीटा इंटू टी। यही हम लोगों को चाहिए था, ऑप्शन में है, ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए टॉय कार विद चार्ज क्यू मूव्स ऑन ए फ्रिक्शनलेस ओरिएंटल प्लेन सरफेस अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर ए ड्यू टू द फोर्स q into vector a, its velocity increases from 0 to 6 मीटर पर सेकेंड in 1 second duration, ठीक है भाई। At that instant, the direction of the field is reversed, ठीक है। The car continues to move for 2 more seconds under the influence of this field, this reverse field. The average velocity and the average speed of the toy car between 0 to 3 seconds are respectively what? तो इसमें हम लोगों को कोई कार दे दी है जिस पर चार्ज कितना है, Q है, और इसको हम लोग किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में चला रहे हैं, है ना। तो उस पर फोर्स कितना लग रहा है, Q इंटू वेक्टर ई, ठीक है। तो इस फोर्स के कारण से उसकी स्पीड जो है वो 0 से 6 मीटर पर सेकंड आती है 1 सेकंड में, है ना। तो अभी कितनी चली है, 1 सेकंड ही चली है। तो जैसे ही 1 सेकंड खत्म होता है वैसे ही हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को चेंज कर देते हैं, पहले ऐसे था तो अब इसको ऐसे कर देते हैं, है ना। तो ऑब्वियसली उसकी वेलोसिटी कम होगी, तो उसके बाद द कार कंटिन्यूज टू मूव फॉर 2 more seconds। तो इसका मतलब है जब हम लोगों ने इसको रिवर्स कर दिया है उसके बाद में कार 2 सेकंड के लिए चलती है, तो वो इमीडिएटली मुड़ना जरूरी नहीं है कार का। हो सकता है कि भाई कार थोड़ी सी आगे जाए और फिर उसके बाद रुके और फिर उल्टी चले, या हो सकता है कि वो इन 2 सेकंड में जाके रुक जाए, देखते हैं क्या होता है। तो ये जो भी हमारे पास में 1 और 2 3 सेकंड का मूवमेंट हुआ है, उस 3 सेकंड में हम लोगों को वेलोसिटी निकालना है, एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड निकालना है, ठीक है। तो करते हैं भाई। इलेक्ट्रिक फील्ड E है तो उसका फोर्स कितना लगेगा, F इक्वल टू क्यू ई, तो एक्सेलरेशन कितना होगा, A इक्वल टू एफ डिवाइडेड बाई एम, यानी कि क्यू ई डिवाइडेड बाई एम, ठीक है। तो ये देखते हैं, आगे चलते हैं। इनिशियल वेलोसिटी 0 था, 1 सेकंड के बाद में 1 सेकंड दिया ना शुरू में, 1 सेकंड में वेलोसिटी कितना हो गया, 6 मीटर पर सेकंड। तो 1 सेकंड में वेलोसिटी हो गया 6 मीटर पर सेकंड, और मान लीजिए इसमें इसने d1 डिस्टेंस ट्रेवल किया, ठीक है। तो v इक्वल टू यू प्लस ए टी से v कितना हो गया 6, u कितना था 0, a, और t की जगह पर क्या लिखेंगे 1 लिखेंगे। तो यहाँ से a इक्वल टू कितना आया 6, यानी कि जो उसका एक्सेलरेशन था वो 6 था, तो क्यू ई बटे एम की हम लोगों को जरूरत ही नहीं पड़ी। फिर नेक्स्ट, अच्छा हम लोग ये क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जब हम लोग वेलोसिटी और एवरेज स्पीड निकालते हैं तो हम लोगों को नेट डिस्प्लेसमेंट और टोटल डिस्टेंस की जरूरत पड़ती है, इसलिए हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं। अब क्या कर रहे हैं हम लोग कि इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोगों ने उल्टा कर दिया ना। तो पहले इस तरह फोर्स लग रहा था तो अब वो फोर्स इधर लगने लगेगा, यानी कि पहले इधर एक्सेलरेशन था तो अब एक्सेलरेशन इधर लगने लगेगा, तो एक्सेलरेशन नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है समझ में, ठीक है। तो अब एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, -6 हो जाएगा, और क्या होगा, ठीक है। अब मान लीजिए कि कुछ टाइम के बाद में ये
कार जो है रुक जाती है। तो देखते हैं कब जाके कार रुकती है ना। कार मान लो 2 सेकंड के बाद में रुकेगी, तब तो अलग तरीके से हैंडल करेंगे, और 2 सेकंड से पहले रुक जाएगी तो अलग तरीके से हैंडल करेंगे। तो चेक करते हैं, है ना। तो मान लीजिए कि t2 टाइम के बाद में ये कार रुक गई, इसका वेलोसिटी 0 हो गया, है ना, ठीक है। और इतने टाइम में इसने मान लो d2 डिस्टेंस ट्रेवल की, तो सेम फॉर्मूले में v इक्वल टू यू प्लस टी में इनिशियल वेलोसिटी अब 6 हो जाएगा, इसलिए 6 लिख दिया, फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगा। एक ही जगह पर -a लिखना पड़ेगा क्योंकि अब ये मोशन को अपोज कर रहा है, ठीक है। और t की जगह t2 लिख दिया, है ना। अब इसको सोल्व करते हैं, तो t2 आएगा 6 डिवाइडेड बाई a, और a कितना है 6, तो रख देते हैं। तो t2 इज इक्वल टू है 1 सेकेंड। इसका मतलब है कि इसके बाद में 1 सेकेंड के बाद इसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी। लेकिन अब हम लोग 2 मोर सेकेंड्स के लिए इसका मूवमेंट करा रहे हैं, तो अगले 1 सेकेंड के लिए और हम लोगों को देखना पड़ेगा। तो कुछ ऐसे हो रहा है, 1 सेकेंड में इसकी स्पीड 0 से 6 हुई, फिर 6 से वापस 0 हो गया अगले 1 सेकेंड में, अब 1 सेकेंड और बचा, तो उस अगले 1 सेकेंड में ये उल्टी डायरेक्शन में जाएगा इस तरीके से। तो d1 और d2 हम लोग यहाँ निकाल लेंगे, ये d3 निकालना बाकी है। तो चेक करते हैं कि d3 कितना आने वाला है, ठीक है। तो पहले इसके लिए निकाल लेते हैं, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2a वाले फॉर्मूले से v कितना है 6, तो ये 6 स्क्वायर 36 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। एक ही जगह पर हम लोगों ने 6 रख दिया, तो 12 हो गया। s की जगह पर d1 लिख दिया, तो d1 कितना है 3 मीटर। फिर यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस निकालते हैं सेम फॉर्मूले से, तो v की वैल्यू 0 रख दी, तो ये 0 हो गया। इनिशियल वेलोसिटी 6 है, 6 स्क्वायर यानी कि 36। एक ही जगह पर ये -6 रखना पड़ेगा, और सोल्व करेंगे तो d2 भी हमारे पास में 3 मीटर है, यानी कि ये भी 3 मीटर है और ये भी 3 मीटर है, ठीक है। फिर यहाँ से यहाँ तक के लिए देखते हैं, तो यहाँ से यहाँ तक के लिए मेरे को लास्ट में वेलोसिटी नहीं पता है, तो मैं लेकिन इनिशियल वेलोसिटी बताया। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 0 है, क्योंकि यहाँ से उल्टा जा रहा था तब इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी 0 थी। तो s इक्वल टू ut प्लस हाफ a t स्क्वायर लगा देते हैं, ठीक है। तो ये 0 हो जाएगा, हाफ a कितना है हमारे पास में, ये 6 ही है ना। तो d3 हो जाएगा हाफ 6 इंटू टी, अगला भी 1 सेकेंड ही है तो 1 रख दिया, तो ये हमारे पास में है 3 मीटर, यानी कि ये भी 3 है, ये भी 3 है और ये भी वापस से 3 है। तो जब हम लोग स्पीड की बात करते हैं तो टोटल डिस्टेंस बोलते हैं, तो ये d1 प्लस d2 प्लस d3 तीनों प्लस हो जाएंगे, डिवाइडेड बाई टोटल टाइम कितना है 1 सेकेंड, तो 9 हो जाएगा। 9 डिवाइडेड बाई 3 इक्वल टू 3, यानी कि 3 मीटर पर सेकेंड इसकी एवरेज स्पीड है, ठीक है। तो 3 मीटर पर सेकेंड इसमें और इसमें दे रखा है, तो इन दोनों में से कोई हमारा आंसर है। तो वेलोसिटी देखते हैं, तो वेलोसिटी में तो हम लोगों को नेट डिस्प्लेसमेंट देखना पड़ता है, तो नेट डिस्प्लेसमेंट कितना आएगा, इस पूरे में से इसको माइनस करना पड़ेगा, है ना। तो 3 + 3 इसमें से इसको माइनस करेंगे, है ना। एक्चुअल में हम लोगों को तो ये डिस्टेंस चाहिए ना, ये तो नेट डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। तो ऐसे भी सोच लो, 3 से 3 कैंसिल, तो 3 बचेगा, है ना। तो यहाँ पे देखो वेलोसिटी निकालने के लिए 3 + 3 - 3 किया, 3 से 3 कैंसिल, तो 3 बचा, और इसमें टाइम कितना लगा था 1 1 1 यानी कि 3, तो 3 से 3 कैंसिल, डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया 3 का, तो 3 डिवाइडेड बाई 3 कितना आएगा 1, यानी कि जो एवरेज वेलोसिटी आ रहा है वो कितना आ रहा है 1 मीटर पर सेकेंड। तो फिर यही हमारा आंसर है। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। ए बस ट्रेवलिंग द फर्स्ट 1/3 डिस्टेंस एट ए स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर, द नेक्स्ट 1/3 at 20 किलोमीटर पर आवर and the last 1/3 at 60 किलोमीटर पर आवर, the average speed of the bus is what, किलोमीटर पर आवर में लिखा हुआ है। तो कहने का मतलब है इस क्वेश्चन के अंदर जो पूरी डिस्टेंस है उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, और उन तीनों पार्ट्स में हम लोगों को अलग अलग स्पीड दे रखी है, तो एवरेज स्पीड पूछी है, ठीक है। तो हम लोग मान लेते हैं कि जो बस है वो पी से लेकर क्यू तक जा रही थी, और इसकी जो ये कंप्लीट डिस्टेंस है उसको हम लोग मान लो 3 किलोमीटर मान लेते हैं, है ना, क्योंकि इसके 3 पार्ट्स करना इजी है। तो हम लोग जो पार्ट्स है उसको 1 किलोमीटर के मान लेते हैं। तो मान लो पी से आर तक 1 किलोमीटर पर की कुछ डिस्टेंस है, पी और आर से एस तक कुछ और 1 किलोमीटर की डिस्टेंस है, और एस से क्यू तक कुछ 1 किलोमीटर की डिस्टेंस है, ठीक है। तो ये वाली जो पी आर डिस्टेंस है ये 10 की स्पीड से चल रहा है, तो मान ले इसमें कुछ t1 टाइम लग रहा है, फिर स्पीड चेंज करके 20 हो गई है, पूरी यहाँ से यहाँ तक ये स्पीड कॉन्स्टेंट है ना, तब टाइम कितना लग रहा है t2, फिर एस से क्यू तक स्पीड फिर से चेंज कर दी 60 है ना, तब यहाँ पर टाइम कितना लग रहा है t3। इस तरह से हम लोगों ने कुछ मान लिया है। अब हम लोग जब एवरेज स्पीड निकाल रहे होते हैं तो कैसे निकालते हैं, ये हम लोग निकालते हैं नेट डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाई टोटल टाइम टेकन, ठीक है। तो नेट डिस्प्लेसमेंट तो पूरा 3 किलोमीटर था ना, तो हम लोगों ने लिख दिया 3, टाइम टोटल टाइम कितना लग रहा है t1 + t2 + t3, तो प्लस करके लिख दिया। अब t1 t2 t3 की वैल्यू निकाल के यहाँ पुट करनी है। अब इसकी कैलकुलेशन हम लोग से करते हैं।
P से लेकर R तक वो कांस्टेंट स्पीड से चल रहा था। कितने से चल रहा था? 10 से चल रहा था। क्योंकि यहाँ सब किलोमीटर पर आवर में दे रखे हैं, तो हम लोगों को कन्वर्जन की कोई जरूरत ही नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग वो इक्वेशन नहीं लगाएंगे, v इक्वल टू यू प्लस एटी टाइप की इक्वेशन यहाँ पे नहीं लगानी हम लोग को, क्योंकि एक्सेलरेशन तो है नहीं, तो सीधे वेलोसिटी इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम वाला फॉर्मूला लगा देना है। ठीक है, तो वेलोसिटी कितनी थी शुरू वाले के लिए? 10, तो 10 इक्वल टू डिस्टेंस कितनी है? 1, और टाइम कितना है? t1, तो 10 इक्वल टू हो गया 1 अपॉन t1। यहाँ से t1 आएगा, इसको उधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 10 को इधर ले आओ, तो t1 इक्वल टू 1 अपॉन 10। फिर r से s तक स्पीड कितनी है? 20, तो 20 इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट कितना है भाई? 1 ही है। टाइम कितना है? t2, तो 20 इक्वल टू 1 अपॉन t2, t2 को उधर ले आओ, 20 को उधर ले आओ, तो t2 इज इक्वल टू हो गया 1 अपॉन 20। फिर नेक्स्ट s से q के लिए स्पीड कितनी है? 60, तो 60 इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट कितना है? डिस्टेंस कितनी है? 1, तो 1 अपॉन t3 को उधर ले आओ, 60 को उधर ले आओ, तो t1 t2 t3 हम लोगों को पता चल गए। ये यहाँ रख देते हैं, ये आ गया। इनका एलसीएम लेंगे तो 60 आएगा, तो यहाँ पर हमारे पास में 6 आएगा, यहाँ पर 3 आएगा, यहाँ पर 1 आएगा। इसको सोल्व करते हैं, है ना। इसका 60 ऊपर चला जाएगा, 3 इंटू 60 यहाँ कितना आएगा? 10। ठीक है, 0 0 कैंसिल करोगे तो 6 इंटू 3 कितना जाएगा? 18 किलोमीटर पर आवर दे रखे है क्या ऑप्शन में? हाँ, ये अपना आंसर हो गया। इसके लिए कुछ स्टूडेंट्स फॉर्मूला यूज करते हैं, तो जब 3 या 4 पार्ट्स में डिवाइड करने वाला तो हम लोग को देगा भी नहीं, 3 तक दे सकता है और दिया भी है ना। तो इसके लिए हम लोग को वो फॉर्मूला नहीं याद रखना है, वो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, उसको छोड़ना है, बस ये मेथड याद रखना है। इस क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं कि ए कार मूव्स ए डिस्टेंस ऑफ 200 मीटर, इट कवर्स द फर्स्ट हाफ ऑफ द डिस्टेंस एट स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर एंड द सेकेंड हाफ ऑफ द डिस्टेंस एट स्पीड v. The average speed is 48 किलोमीटर पर आवर, फाइंड द वैल्यू ऑफ v। ठीक है, अब इसमें कुछ ऐसे हो रहा है कि यहाँ से मान लो चलना शुरू हुआ, ये टोटल डिस्टेंस हम लोगों को 200 मीटर दे रखी है, इसकी हाफ ये 100 मीटर हो गई, ये 100 मीटर हो गई। तो पहली जो 100 मीटर है ये 40 की स्पीड से चल रहा है, और सेकेंड 100 मीटर है जो ये v की स्पीड से चल रहा है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक आने में एवरेज स्पीड हम लोगों को दे रखी है 48 किलोमीटर पर आवर। तो इस v की वैल्यू हम लोग को निकालनी है। इसके लिए हम लोग अब वो डिटेल वाला मेथड काम में नहीं ले रहे जो हम लोगों ने पहले काम में लिया था। हम लोग ये फॉर्मूला डायरेक्ट काम में ले रहे हैं। ये फॉर्मूला 2v1 v2 अपन v1 प्लस v2 तब काम आता है जब डिस्टेंस को हम लोग हाफ कर देते हैं, तब। इसी से मिलता जुलता एक फॉर्मूला है v1 प्लस v2 अपॉन 2। ये फॉर्मूला भी एवरेज वेलोसिटी का या एवरेज स्पीड का होता है। ये हम लोग तब काम में लेते हैं जब टाइम को हाफ कर देते हैं, मतलब आधे टाइम तक v1 स्पीड से जा रहा है और अगले आधे टाइम तक v2 स्पीड से जा रहा है, तब एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है v1 प्लस v2 अपॉन 2। और ये आधी डिस्टेंस के लिए v1 स्पीड से और अगले आधी स्पीड के लिए v2 स्पीड से जा रहा है, तब एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। तो दोनों में डिफरेंस ध्यान रखना है और उन फॉर्मूलों को डायरेक्ट काम में लेना है। अच्छे फॉर्मूले। v एवरेज हम लोगों को पता है 48 दे रखा है, पहले वाले को हम लोगों ने 40 मान लिया, तो 2 इंटू 40, दूसरे वाले को v मान रखा है, ये v रख दिया। यहाँ ये दोनों कैंसिल होंगे तो हमारे पास कुछ इस तरीके से आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई वगैरह कर देंगे हम लोग बाद में। तो हमारे पास में v की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 60 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ऑप्शन में दे रखा है क्या? हाँ, तो ये अपना आंसर है। इन दोनों फॉर्मूलों को बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, इनको हम लोग मिक्स कर दिया करते हैं। ये तब काम में लेंगे जब टाइम को हाफ कर रहे हैं, ये तब काम में लेंगे जब डिस्टेंस को हाफ कर रहे हैं। तो अगला क्वेश्चन है, ए कार कवर्स द फर्स्ट हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेसेस 40 किलोमीटर पर आवर एंड अदर हाफ एट 60 किलोमीटर पर आवर, द एवरेज स्पीड ऑफ द कार इज व्हाट। तो हम लोग को बोला है कि कोई कार है जो फर्स्ट हाफ डिस्टेंस को तो 40 किलोमीटर पर आवर से चल रही है और सेकंड हाफ 60 किलोमीटर पर आवर से चल रही है, तो एवरेज स्पीड पूछा है। तो बढ़िया सा फॉर्मूला है इसका, तो वी एवरेज इक्वल टू 2v1 v2 अपन v1 प्लस v2। v1 ये रहा, v2 ये रहा, रख दो, सोल्व कर लो, 48 किलोमीटर पर आवर, यही हमारा आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए स्टोन रिलीज्ड विद जीरो वेलोसिटी फ्रॉम द टॉप ऑफ ए टावर रीचेस द ग्राउंड इन 4 सेकेंड्स, द हाइट ऑफ द टावर इज व्हाट। इसमें कोई स्टोन को हम लोगों ने ऊपर से छोड़ दिया है, तो इनिशियल वेलोसिटी 0 होगा और जमीन तक वो 4 सेकंड में पहुंचता है। तो जो टावर है उसकी हाइट हम लोगों को पता करनी है। जी हम लोगों को यहाँ पर 10 लेना पड़ेगा। ठीक है, वैसे भी हम लोग 10 ही लिया करते हैं कैलकुलेशन के हिसाब से। 9.8 लिखेगा तो फिर 9.8 लेना पड़ेगा, तो फिलहाल 10 लेना है। ये अपने पास में कोई टावर है, ठीक है, यहाँ से हम लोग u इक्वल टू 0 से
स्टोन को ड्रॉप कर रहा है, ठीक है, जी नीचे की तरफ है ना, और टाइम कितना लग रहा है 4 सेकेंड का, ठीक है। तो एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर के हिसाब से अपन को हाइट निकालनी है, इसलिए एस की जगह पर एस रख रहे हैं या माइनस एस नहीं रख रहे हैं, क्योंकि इसको हम लोगों को फाइंड आउट करना है। यू जीरो हो जाएगा, ए की जगह पर माइनस जी रख दिया, टी की जगह पर हम लोगों ने 4 लिख दिया है। तो उसको सोल्व करते हैं तो जो एच आता है वो कितना आता है -80 मीटर। तो -80 मीटर का मतलब ये कि इस वाले पॉइंट से नीचे की तरफ 80 मीटर है, ये मतलब है। तो वही तो हाइट है, तो हाइट हम लोग क्या बोलेंगे पॉजिटिव 80 मीटर। तो ये हमारा आंसर है। अगला क्वेश्चन है, ए बॉडी इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड फ्रॉम द ग्राउंड, ठीक है, इट रीचेस ए मैक्सिमम हाइट ऑफ 20 मीटर इन 5 सेकेंड्स, आफ्टर व्हाट टाइम इट विल रीच द ग्राउंड फ्रॉम इट्स मैक्सिमम हाइट पोजिशन। नहीं टाइम लेगा, नहीं लेगा, बता। अपन कोई चीज को ऊपर फेंकते हैं, है ना, फिर वापस आती है, तो नीचे से ऊपर जाने में जितना टाइम लगता है उतना टाइम ऊपर से नीचे आने में लगता है भाई। तो यहाँ पे लिखा हुआ है ना, इट टीचेस ए मैक्सिमम हाइट ऑफ 20 मीटर इन 5 सेकेंड। तो नीचे से ऊपर तक कितने टाइम में गई 5 सेकेंड में, तो ऊपर से नीचे कितने टाइम में आएगी 5 सेकेंड में आएगी, है ना। तो ये तो पूछा है, आफ्टर व्हाट टाइम इट विल रीच द ग्राउंड फ्रॉम इट्स मैक्सिमम हाइट पोजिशन। तो मैक्सिमम हाइट पोजिशन तो यही तो है, तो ऊपर से नीचे आने में कितना टाइम लगेगा 5 सेकेंड। ये अपना आंसर है। नेक्स्ट अपने पास में, इफ ए कार एट रेस्ट एक्सेलरेट्स यूनिफॉर्मली to a speed of 144 km per hour in 20 seconds, it covers a distance of what। अब देखो यहां पर स्पीड कितने दे रखी है किलोमीटर पर आवर में, और डिस्टेंस किस में दे रखी है मीटर में। तो हम लोग को किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। रेस्ट से स्टार्ट हो रहा था, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी, इनिशियल स्पीड कितनी थी 0 थी। फाइनल कितनी हुई भाई, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेट हो रहा है तो कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन है, ठीक है। फाइनल वेलोसिटी कितना हुआ 144 किलोमीटर पर आवर। इसको 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं, है ना। किलोमीटर पर आवर को 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर कितना आएगा मीटर पर सेकेंड में। तो ये कन्वर्ट होकर कितना हो गया 40 मीटर पर सेकेंड। इतना होने में टाइम कितना लगा हमको 20 सेकेंड, ठीक है। तो हम लोग को क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालना है। तो डिस्टेंस निकालना का फॉर्मूला होता है एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इनिशियल वेलोसिटी 0 हो गया, हाफ ए टी स्क्वायर। तो टी तो हम लोगों को पता है कि 20 सेकेंड है, लेकिन एक्सेलरेशन नहीं पता। तो इस एक्सेलरेशन को निकालने के लिए हम लोग v इक्वल टू यू प्लस ए टी काम में ले रहे हैं, ठीक है। v कितना था भाई 40, ये 40 कैलकुलेट किया था ना। u कितना है 0, ए टी कितना दे रखा है 20, ये रख दिया। तो यहाँ से ए एक्सेलरेशन कितना आ गया 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये यहाँ पे रख दो, 2 से 2 कैंसिल, और 20 का स्क्वायर करेंगे तो कितना जाएगा 400 मीटर। तो ऑप्शन में अवेलेबल है 400 मीटर, ये अपना आंसर। तो इस क्वेश्चन में बोल रखा है, टू बॉडीज ए ऑफ मास 1 किलोग्राम एंड बी ऑफ मास 3 किलोग्राम आर ड्रॉप्ड फ्रॉम हाइट्स ऑफ 16 मीटर एंड 25 मीटर। द रेशियो ऑफ द टाइम टेकन बाय देम टू रीच द ग्राउंड इज व्हाट, ठीक है। तो ड्रॉप कर रहे हैं, यानी कि इनिशियल स्पीड 0 है, ठीक है। तो एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर में इनिशियल स्पीड को हम लोग 0 कर देते हैं, ठीक है। अब उसमें क्या हो रहा है कि एक को तो हम लोग 16 मीटर से और एक को हम लोग 25 मीटर से ड्रॉप कर रहे हैं। तो जो 16 वाला है वो नीचे आ रहा है, तो उसके लिए हम लोगों ने लिख दिया -16, ए की जगह पे लिख दिया -g, और उसको नीचे आने में टाइम t1 लगाया, तो यहाँ पे t की जगह t1 लिख दिया। तो ये इक्वेशन बन गई। दूसरे वाले के लिए 25 यूज करना पड़ेगा, तो -25 इक्वल टू -हाफ g, और मान लीजिए इसका टाइम t2 है, तो यहाँ पर मैंने t2 लिख दिया, ठीक है। अब दोनों का रेशो निकालना, ये तो पूछा है, तो दोनों का रेशो निकालेंगे तो माइनस से माइनस कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल, हाफ भी कैंसिल, जी भी कैंसिल, इस तरीके से आ गया। तो t1 स्क्वायर अपॉन t2 स्क्वायर इक्वल टू 16 अपॉन 25, बस स्क्वायर रूट लेना है। तो t1 अपॉन t2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 4/5। आंसर में दिया हुआ है 4/5, यही अपना आंसर। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ डिस्टेंस मूव्ड बाय ए फ्रीली फॉलिंग बॉडी फ्रॉम रेस्ट इन 4th and 5th सेकेंड्स ऑफ जर्नी, ठीक है। तो कोई अपने पास में पार्टिकल या कोई बॉडी है जो ऊपर से नीचे फ्रीली फॉलिंग हो रही है ना। इसका मतलब है उसका इनिशियल वेलोसिटी कितना है 0 है, ठीक है। इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे u इक्वल टू 0 रखा है, ठीक है। इसको ऊपर से नीचे आने में कुछ टाइम लगेगा, तो हम लोगों को ये बोल रहा है कि 4th सेकेंड और 5th सेकेंड में जो जितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है उनका रेशो बताओ भाई, ठीक है। तो nth सेकेंड में डिस्टेंस ट्रेवल करने का फॉर्मूला होता है एस एन एथ इक्वल टू यू प्लस हाफ
a इंटू 2n-1, ठीक है। तो यहाँ पर a की जगह हम लोगों को क्या रखना पड़ेगा, g लिखना पड़ेगा। तो 4th सेकेंड में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा भाई, u तो 0 रखना है, हाफ g इंटू n की जगह क्या रखना है अपन को, 4 सोल्व किया तो ये आया g/2 इंटू 7। और 5th सेकेंड में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, s5 इक्वल टू सेम n की जगह 5 रखना है, ये तो 0 हो जाना है, ये हो जाएगा g/2 इंटू 9, ठीक है। इन दोनों का रेशो पूछा था तो g/2 से g/2 कैंसिल, 7/9, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ए स्टोन इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स व्हेन द स्टोन इज एट ए हाइट हाफ ऑफ इट्स मैक्सिमम हाइट, इट्स स्पीड इज 10 मीटर पर सेकेंड, देन द मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय द स्टोन इज व्हाट, जी 10 लेना है। मान लीजिए अपने पास में कोई स्टोन है, इसको हम लोग v स्पीड से ऊपर की तरफ थ्रो कर रहे हैं, ठीक है, और ये h हाइट पर आ रहा है, ये उसकी मैक्सिमम हाइट है, तो यहाँ पर इसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 0, ठीक है। तो v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as से हाइट को हम लोगों ने h ले लिया, v की वैल्यू 0 रख देंगे, u की वैल्यू तो u ये है क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी हम लोगों ने u मान रखी है, a की जगह -g रख दिया और s की जगह पर h रख दिया, क्योंकि यहाँ से थ्रो कर रहे हैं तो h को हम लोग नीचे से ऊपर की तरफ मेजर कर रहे हैं, मतलब पॉजिटिव मेजर कर रहे हैं ऐसे। तो यहाँ से u स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, 2gh, ठीक है। अब हम लोगों को क्या दे रखा है कि when stone is at a height half of its maximum height, मतलब जब वो h/2 डिस्टेंस पे था नीचे से ऊपर की तरफ, है ना, तो उसकी स्पीड कितनी है, 10 मीटर पर सेकेंड है ना। अब देखो अपने पास में फॉर्मूला होता है यही वाला, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s, इसमें इनिशियल वेलोसिटी तो u है, फाइनल वेलोसिटी कितनी रहेगी 10, इसलिए इस वाले v की जगह 10 रख दिया, ये u तो u है ही, a की जगह -g रखा और हाइट की जगह क्या लिखेंगे h/2, तो ये h/2 रखा। इसको सोल्व करेंगे तो हम लोगों को यू स्क्वायर की जरूरत है, यू स्क्वायर हम लोग यहाँ पे पहले से कैलकुलेट कर चुके हैं, 2gh ये उठा के यहाँ रख दिया, 2 से 2 कैंसिल हो चुका है, तो 2gh में से gh जाएगा तो gh बचेगा, g की वैल्यू 10 रख देते हैं तो h कितना है 10 मीटर, तो ये अपना आंसर है। अगला क्वेश्चन है, 3 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स ऑफ मास m1 m2 एंड m3 आर अलाउड टू फॉल फ्रॉम रेस्ट, फिर से इनिशियल वेलोसिटी 0 है, एंड फ्रॉम द सेम पॉइंट o, अब उनको सेम पॉइंट से हम लोग ड्रॉप कर रहे हैं along 3 different frictionless paths. The speed of the 3 objects on reaching the ground will be in the ratio of what? सेम होती है स्पीड, ये या तो ये कॉन्सेप्ट याद कर लो, ये मास पर डिपेंड नहीं करता, नहीं तो हम लोग यहाँ पर एक नया फंडा लगा रहे हैं जो वैसे हम लोग को पता है ना। क्या है, देखो हमारे पास में कोई ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है और वो यहाँ पर कहीं पर o पर रखा हुआ है और इसका हाइट कितना है, इस पॉइंट o का ग्राउंड से जो हाइट है वो h है, तो यहाँ पर इसकी कोई खाली रखा हुआ है और यहाँ से इसको ड्रॉप करें तो इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तो उसकी जो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी होगी वो 0 और पोटेंशियल एनर्जी कितनी आएगी mgh इन कंपेरिजन टू ग्राउंड, ठीक है। जब ये यहाँ से यहाँ पहुंचेगा तो उसकी कुछ ना कुछ स्पीड होगी, तो यहाँ पर उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी आएगी, हाफ mv² और h 0 हो जाएगा, तो यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ये इसके इक्वल हो जाएगा, तो इन दोनों को इक्वल रखेंगे तो v इक्वल टू आएगा हमारे पास में, m से m कैंसिल हो रहा है, देखो ध्यान रखना है, v इक्वल टू कितना आएगा √2gh, ये बहुत ही पॉपुलर फॉर्मूला है ना, ये मास पर डिपेंड नहीं करता, ठीक है। सेम हाइट से हम लोग अलग अलग मासेस को ड्रॉप करते हैं तो सेम स्पीड से जमीन पर पहुंचते हैं, ठीक है। इसलिए जो रेशो आएगा वो कितना आ जाएगा 1:1:1 का रेशो, ये या तो याद कर लो, नहीं तो ये इस तरीके से सोल्व भी किया जा सकता है। इस क्वेश्चन में क्या बोलते हैं भाई, a particle A is dropped from a height and another particle B is projected in horizontal direction with a speed of 5 meter per second from the same height, then choose the correct। पहले में क्या बोल रखा है, पार्टिकल A will reach ground earlier than B, दूसरे में बोल रखा है B will reach ground earlier than A, तीसरे में बोल रखा है both the particles will reach the ground simultaneously, and चौथे में बोल रखा है both the particles will reach the ground with the same speed। देखो क्या हो रहा है कि सेम हाइट पर इनको रखा हुआ है, ए को तो हम लोग क्या कर रहे हैं, ए को तो हम लोग सीधे सीधे नीचे ड्रॉप कर देते हैं और बी को हम लोग ऐसे फेंक रहे हैं, तो जो इसको लोग फेंक रहे हैं तो इसको हम लोग 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फेंक रहे हैं, तो ये ऐसे जाएगा और ऐसे आके गिरेगा, ठीक है। तो प्रोजेक्टाइल मोशन में थोड़ा सा याद करो कि इस तरह का जो कुछ हॉरिजॉन्टल मोशन होता है वो तो उस बॉडी को खाली यहाँ जो पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन है उससे दूर लेके जाता है ना, मतलब ये इसका ये वर्टिकल प्रोजेक्शन यहाँ पर होना चाहिए था, लेकिन इस स्पीड के कारण से ये खींच के इधर आके गिरेगा, ठीक है। वर्टिकली तो इसका इनिशियल वेलोसिटी 0 था ना, ये यू वाई ये वाला कंपोनेंट तो 0 है ना, ये तो खाली यू एक्स से याद करो, तो इस यू एक्स के कारण से तो खाली ये वाली डिस्टेंस ये कवर कर रहा है और यू वाई यहाँ पर यूज हो रही है,
तो इसके लिए भी तो u इज इक्वल टू 0 था और इसके लिए भी u इक्वल टू 0 है ना, तो दोनों का इनिशियल वेलोसिटी ऊपर से नीचे की तरफ 0 ही तो है। ठीक है, इसका मतलब दोनों क्या होगा बताओ, दोनों सेम टाइम पे ग्राउंड पर पहुंचेंगे। तो बोथ द पार्टिकल्स विल रीच द ग्राउंड साइमल्टेनियसली। अगला क्वेश्चन है, इफ ए बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स विद स्पीड v, द डिस्टेंस कवर्ड ड्यूरिंग द लास्ट t सेकेंड्स ऑफ इट्स एसेंट इज व्हाट। हम लोगों को लास्ट t सेकेंड के लिए पूछा है। ठीक है, तो मान लीजिए अपने पास में कोई बॉल है, इसको u वेलोसिटी से हम लोग ऊपर की तरफ थ्रो कर रहे हैं, तो जब टॉप पर जाने में इसको मान लो कैपिटल T टाइम लग रहा है। ठीक है, अब हम लोगों को क्या बोला है, द डिस्टेंस कवर्ड ड्यूरिंग द लास्ट t सेकेंड्स। तो लास्ट t सेकेंड कैसे मिलेगा, ये होगा लास्ट t सेकेंड। तो इस कैपिटल T से t सेकेंड पहले तक के टाइम को हम लोग क्या बोलेंगे, t माइनस टी, और इसको हम लोग आगे u करेंगे। ठीक है, देखो इस तरह की डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास में फॉर्मूला है एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, है ना। अब ये वाली जो डिस्टेंस है ये निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहां से यहां तक की डिस्टेंस निकालेंगे और उसमें से यहां तक की डिस्टेंस को माइनस कर देंगे, तो हमारे पास में ये वाली डिस्टेंस आ जाएगी। ठीक है, तो ये जो पूरी डिस्टेंस है इसको मैं एस टी से बोल रहा हूँ और यहाँ तक की जो डिस्टेंस है इसको एस टी माइनस टी से बोल रहा हूँ। इसके लिए हम लोगों ने दो इक्वेशन लिखी है। तो पहले इसके लिए लिख रहा हूँ एस टी, इनिशियल वेलोसिटी तो यू ही था, यहाँ से पूरा यहाँ तक जाने में कितना टाइम लग रहा है, कैपिटल टी, तो टी की जगह कैपिटल टी रख दिया, माइनस हाफ जी और टी की जगह कैपिटल टी रख दिया। इस वाले के लिए क्या करेंगे, यहाँ से यहीं तक आना है, तो टाइम कितना लग रहा है, कैपिटल टी माइनस स्मॉल टी, इसलिए यू के साथ में कैपिटल टी माइनस स्मॉल टी यहाँ लिख दिया और इसे यहाँ पे कैपिटल टी की जगह पर कैपिटल टी माइनस स्मॉल टी लिख दिया। ठीक है, अब इसमें से इसको माइनस करना है, तो हम लोग इसको माइनस कर रहे हैं, एस इक्वल टू यू एस टी माइनस टी। जब हम लोग इसको केयरफुली माइनस करते हैं तो हमारे पास में ये एक एक्सप्रेशन आता है। ठीक है, अब ये तो ऑप्शन में दे नहीं रखा, कैपिटल टी आ रहा है इसमें तो कैपिटल टी है नहीं। ठीक है, कैपिटल टी तो हम लोगों ने माना था ना, इन्होंने थोड़े दे रखे क्वेश्चन में अंदर। कैपिटल टी की वैल्यू निकालते हैं। कैपिटल टी की वैल्यू निकालने के लिए हम लोग इस फंडे को काम में लेंगे कि यहाँ तक ये मैक्सिमम हाइट तक पहुंच रहा है, तो यहाँ पर आने के बाद इसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ठीक है, तो v इक्वल टू यू प्लस ए टी से t की जगह क्या लिखना पड़ेगा, कैपिटल टी, यहाँ से यहाँ तक आने में लगा टाइम कितना है, कैपिटल टी। फाइनल वेलोसिटी कितनी है, 0, तो 0 इक्वल टू यू माइनस जी टी हो गया। यहाँ से जी टी की वैल्यू हमारे पास में है u, है ना। यहाँ पर हम लोग जी टी को डायरेक्ट रख लेते हैं। ठीक है, डायरेक्ट रख दिया हम लोगों ने, तो ये यू टी और ये वाला यू टी कैंसिल हो गए, तो एस इक्वल टू कितना है, हाफ जी टी स्क्वायर। तो ये अपना आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, a ball is dropped from a high rise platform at t equal to 0. After t seconds, another ball is thrown downwards from the same platform with a speed v. The two balls meet at t equal to 18 seconds. What is the value of v? g को हम लोग 10 लेना है। तो क्वेश्चन ये बोल रहा है कि हमारे पास में कोई प्लेटफॉर्म है जिसको हम लोग ऊपर नीचे कर सकते हैं। तो कोई टाइम t इक्वल टू 0 पर हम लोगों ने एक बॉल को ड्रॉप कर दिया, मतलब उसका इनिशियल वेलोसिटी 0 है। ठीक है, उसके 6 सेकेंड के बाद में एक दूसरी बॉल ली और उसको v वेलोसिटी से नीचे की ओर थ्रो कर दिया। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं मिलेंगी, तो वो कितने टाइम के बाद में मिल रही है, वो t इक्वल टू 18 सेकेंड के टाइम पे मिल रही है। तो वेलोसिटी जो सेकेंड बॉल है उसकी वेलोसिटी कितनी होगी ये पता करना है ना। तो क्या हो रहा होगा कि मान लो जब हम लोग फर्स्ट बॉल को ड्रॉप करते हैं तो वो कुछ हाइट ऊपर से नीचे आएगी, या बोल दो कि कुछ डेप्थ नीचे आएगी, और t इक्वल टू 18 सेकेंड के बाद में दूसरी वाली बॉल भी उसी डेप्थ पर आएगी, जब भी तो मिलेगी। यानी कि दोनों के लिए जो ऊपर से नीचे की तरफ डेप्थ है वो सेम होगी। ठीक है, अब पहले वाले के लिए u इक्वल टू 0 है, दूसरे वाले के लिए u इक्वल टू क्या है, v है। तो देखो पहले वाले को हम लोगों ने t इक्वल टू 0 पर थ्रो किया था, ड्रॉप किया था मतलब। ठीक है, और 18 सेकेंड की बात कर रहा है, तो पहले वाला तो 18 सेकेंड तक ट्रेवल कर रहा है, और दूसरे वाला 6 सेकेंड के बाद में ड्रॉप किया गया था, तो जो दूसरा वाला है वो 12 सेकेंड के लिए ट्रेवल कर रहा है। ठीक है, तो t1 को हम लोगों ने 18 सेकेंड लिखा है और t2 को 12 सेकेंड लिखा है। ठीक है, अब फॉर्मूला होता है एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो इसमें हम लोग एच कैलकुलेट करने के लिए जहां पर ये दोनों मीट करेंगे, जहां पर ये दोनों मिलेंगे, वो कॉमन हाइट होगी या कॉमन डेप्थ होगी, तो उसको एच लिख दिया। यू 0 है पहले वाले के लिए, और ए की जगह माइनस जी लिख दिया और टी की जगह t1 लिख दिया, तो एच इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस हाफ जी टी वन स्क्वायर। दूसरे के लिए लिखते हैं तो उसके लिए भी
जो ऊपर से नीचे की तरफ डेप्थ है वो तो उतनी की उतनी रहनी है, तो वो एच ही है। तो वैसे ही भी हम लोग इसी को कैलकुलेट कर रहे हैं, तो इसको एच ही रखेंगे। फिर इनिशियल वेलोसिटी दूसरे के लिए कितनी है, वी है, और नीचे की तरफ है इसलिए माइनस वी, और टाइम कितना है t2, तो इसलिए हो गया माइनस वी t2। ठीक है, फिर ए की जगह क्या रखना पड़ेगा, माइनस जी रखना पड़ेगा। अब ये दोनों एच सेम है, ठीक है, इसलिए इसकी वैल्यू उठा के यहाँ रख दी, तो माइनस हाफ जी टी वन स्क्वायर इक्वल टू माइनस वी टी टू माइनस हाफ जी टी टू स्क्वायर। वी टी टू को इधर लेके गए और माइनस हाफ जी टी वन स्क्वायर को इधर लेके आ गए। ठीक है, इन दोनों में से हाफ जी को कॉमन ले लिया तो इधर टी वन स्क्वायर आएगा, इधर टी टू स्क्वायर आएगा। अब यहाँ पर टी वन की वैल्यू 18 रख दो तो 18 स्क्वायर बन जाएगा, टी टू की वैल्यू 12 रख दो तो ये 12 स्क्वायर हो जाएगा। या तो इसको सॉल्व कर लो फिर टी टू से डिवाइड कर दो, या फिर ज़्यादा अच्छा है कि इसको a प्लस बी ए माइनस बी कर दो, यहाँ पर ये ज़्यादा आसान पड़ेगा। तो ये हो जाएगा टी वन माइनस टी टू, टी वन प्लस टी टू डिवाइडेड बाई टी टू। तो टी वन माइनस टी टू यानी कि 18 माइनस 12 कितना आएगा 6, तो ये 6 लिख दिया हम लोगों ने। और टी वन प्लस टी टू 18 प्लस 12 कितना आएगा 30, तो यहाँ पर 30 लिख दिया। टी टू तो 12 था ही, तो इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो v इक्वल टू कितना आएगा 75 मीटर पर सेकेंड। तो ये फर्स्ट वाला ऑप्शन हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए स्टोन फॉल्स freely under gravity. It covers distances h1, h2 and h3 in the first 5 seconds, next 5 seconds and the next 5 seconds respectively. The relation between h1, h2 and h3 is what? तो इसमें क्या हो रहा है, एक स्टोन को हम लोगों ने ऊपर से नीचे ड्रॉप कर दिया। ठीक है, तो ये फ्रीली फॉलिंग है, इसका मतलब जो एक्सीलरेशन है वो g लग रहा है और इनिशियल वेलोसिटी उसका 0 है। फिर फर्स्ट 5 सेकेंड में वो h1 डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, मतलब ऊपर से नीचे आते समय। नेक्स्ट 5 सेकेंड में वो h2 डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है और नेक्स्ट 5 सेकंड में h3 डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। डिस्टेंसेस दे रखी है लेकिन ध्यान रखना, ठीक है ना। तो इनमें क्या रिलेशन है, हाँ तो अब देखते हैं। तो ये अपने पास में कोई स्टोन है, इनिशियल वेलोसिटी 0 है और मान लो ये h हाइट से ड्रॉप होता है और उसमें टाइम t लगता है, तो s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर के हिसाब से s की जगह पर h लिख रहे हैं क्योंकि हम लोग h अभी निकालना चाह रहे हैं। और ये u तो 0 हो जाने वाला है, a की जगह पर माइनस जी रखेंगे तो h इक्वल टू आएगा माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। ये तो इसलिए आया क्योंकि जो भी पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन है जहाँ से मोशन स्टार्ट हो रहा है उसके नीचे की तरफ के डायरेक्शन को हम लोग नेगेटिव ले रहे हैं, इसलिए माइनस आया। तो हम लोग यहाँ पर डिस्टेंस को पॉजिटिव बोल देंगे तो h इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर ये लिख देंगे। अब इसको हम लोगों को यूज करना है, ठीक है। तो पहला दे रखा है कि फर्स्ट 5 सेकेंड में मतलब स्टार्टिंग से लेकर 5 सेकेंड, तो इसके लिए हम लोग ये फॉर्मूला डायरेक्ट कहाँ में ले सकते हैं, h को हम लोगों ने h1 बोल दिया, t की जगह पर 5 लिख दिया, तो ये हो जाएगा 5 स्क्वायर मतलब 25, तो h1 कितना हो गया 25/2 इंटू जी, इसको हम लोगों ने इक्वेशन 1 बोल दिया, ठीक है। अब h2 और h3 निकालना बाकी है। तो देखो क्या हो रहा था, फर्स्ट 5 सेकेंड में h1 डिस्टेंस नीचे आया, फिर नेक्स्ट 5 सेकेंड यहाँ से यहाँ तक ये नेक्स्ट 5 सेकेंड है, इसमें h2 डिस्टेंस आया है ना। अब हम लोगों को h2 निकालना है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस में से यहाँ तक की डिस्टेंस माइनस कर देते हैं, तो ये वाली डिस्टेंस आ जाएगी, है ना। तो यहाँ से यहाँ तक में टाइम कितना लग रहा था 10, तो 10 वाले के हिसाब से जो डिस्टेंस आएगी उसमें से 5 वाली डिस्टेंस को माइनस कर देंगे, यानी कि हम लोग इस वाले फॉर्मूले को यूज करने वाले हैं। तो एक बार t की जगह पर 10 लिखेंगे और अगली बार t की जगह पर 5 लिख के दोनों को माइनस कर देंगे। तो h2 कितना हो जाएगा हाफ जी 10 स्क्वायर माइनस हाफ जी 5 स्क्वायर। इसको सोल्व करते हैं तो हमारे पास में h2 आता है 75/2 इंटू जी, इसको हम लोगों ने इक्वेशन नंबर 2 मान लिया। फिर h3 के लिए नेक्स्ट 5 सेकेंड में वो h3 डिस्टेंस कवर कर रहा है, तो इसके लिए भी हम लोग सेम अप्रोच लगाएंगे। पूरा यहाँ से यहाँ तक की h को हम लोग मेजर करेंगे इस वाले फॉर्मूले से, ठीक है। तो अब की बार कितना टाइम रखना पड़ेगा 15 रखना पड़ेगा, तो ये 15 रख दिया हम लोगों ने t की जगह पर। फिर उसमें से हम लोग इतनी वाली डिस्टेंस को माइनस कर देंगे h2 तक वाली, है ना। तो 10 वैल्यू t की जगह पर 10 रखना पड़ेगा, 5 और 5 10, यहाँ पर हम लोगों ने 10 रख दिया। तो ये हो जाएगा हाफ जी 15 स्क्वायर माइनस हाफ जी 10 स्क्वायर। इसको सोल्व करेंगे तो आएगा 125 डिवाइडेड बाई 2 इंटू जी, ये तुम्हारी थर्ड इक्वेशन हो गई। अब इसको और इसको कंपेयर करके जज करना है कि हो क्या रहा है। देखो यहाँ पर यहाँ डिवाइडेड बाई 2 तो सब में जी सब में, इधर 25 है इधर 75 है, तो 75 में 3 डिवाइड करेंगे तो 25 मिल जाएगा, तो h2 में 3 डिवाइड करें तो h1 मिल रहा है, तो एक रिलेशन ये हो गया। अब फर्स्ट और थर्ड मतलब इसको और इसको देखो, यहाँ लिखा हुआ 125 में 5 डिवाइड करेंगे तो 25 मिल जाएगा, यानी कि h3 डिवाइडेड बाई 5 इक्वल टू h1। तो ये हमारे आंसर हो गए। ऐसा कुछ दे रखा है क्या, हाँ ये सेकंड ऑप्शन में ये वैल्यू हम लोगों को लिख के दे रखी है, तो बस ये हमारा आंसर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए बॉडी ड्रॉप्ड फ्रॉम टॉप ऑफ ए टावर fall through 40 meter during the last 2 seconds of its fall. The height of the tower is what? तो इसमें कोई बॉडी है जिसको कोई टावर से हम लोगों ने ड्रॉप कर दिया, मतलब उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है और पहुंचते समय लास्ट 2 सेकंड में 40 मीटर गिरती है। ठीक है, तो हाइट निकालनी है, जी को हम लोगों को 10 लेना है। ठीक भाई, तो मान लीजिए अपने पास में ये कोई टावर है जिसकी हाइट h है, इनिशियल वेलोसिटी 0 से उसको ड्रॉप कर दिया और पूरा ऊपर से नीचे तक आने में t टाइम लग रहा है। तो s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर वाले फॉर्मूले से s कितना हो जाएगा, h हो जाएगा। ठीक है, यही तो कैलकुलेट करना है और u 0 हो जाएगा, a की जगह पे माइनस जी रख दिया तो h इक्वल टू हो गया माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। ठीक है, अब क्योंकि माइनस तो इसलिए आ रहा है क्योंकि हम लोग इस पॉइंट से नीचे की तरफ के डायरेक्शंस को नेगेटिव ले रहे हैं, इसलिए माइनस आ रहा है, तो हम लोग इसको पॉजिटिव बोल देते हैं। तो हाइट हो जाएगा h इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर। अब नेक्स्ट टाइम हमारे पास में क्या हो रहा है कि 2 सेकंड पहले यानी कि t माइनस 2 सेकेंड ऊपर से नीचे t माइनस 2 सेकेंड में वो मान लो इस वाले पॉइंट तक पहुंच रहा है, तो ऊपर से नीचे तक ये मान लो h1 डिस्टेंस नीचे आया। ठीक है, इसके लिए हम लोग इक्वेशन लिखते हैं, तो h1 इज इक्वल टू इसी वाली इक्वेशन के हिसाब से 0 माइनस हाफ जी इंटू टी माइनस 2 स्क्वायर हो जाएगा। तो हम लोग इस डिस्टेंस को ये नेगेटिव इसलिए आ रही क्योंकि वही वाला रीजन है, इस पॉइंट से नीचे की तरफ के डायरेक्शंस नेगेटिव है इसलिए, तो हम लोगों को तो डिस्टेंस का मतलब है, इसलिए h1 इक्वल टू हाफ जी टी माइनस 2 स्क्वायर। अब पूरी यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस और इस डिस्टेंस को माइनस करेंगे तो हम लोगों को कितना बोल रखा है कि ये 40 मीटर है ना, इसलिए 40 इक्वल टू h माइनस h1 कर दिया। ठीक है, ये लिख दिया हम लोगों ने। अब यहाँ पे t माइनस 2 स्क्वायर को a माइनस बी होल स्क्वायर से ओपन कर लिया, ब्रैकेट वगैरह ओपन करते हैं तो हमारे पास में ऐसी कुछ इक्वेशन आती है, तो पता चलता है कि t इक्वल टू कितना आया 3 सेकेंड। तो t इक्वल टू 3 सेकेंड को हम लोग यहाँ रख देते हैं क्योंकि यहाँ से हम लोग को पूरे टावर की हाइट मिल रही है। यहाँ पे t इक्वल टू 3 रखेंगे तो हाइट ही जाएगी हाफ जी 3 स्क्वायर है ना, यानी कि 45 मीटर। तो यही अपना आंसर है। अगला क्वेश्चन है, ए मैन थ्रोज बॉल्स विद द सेम स्पीड वर्टिकली अपवर्ड्स वन आफ्टर द अदर एट एन इंटरवल ऑफ 2 सेकेंड। व्हाट शुड बी द स्पीड ऑफ द थ्रो सो दैट मोर देन 2 बॉल्स आर इन द स्काई एट एनी टाइम। जी इक्वल टू 9.8 लेना है। ठीक है, any speed less than 19.6 meter per second, only speed 19.6 meter per second, more than 19.6 meter per second और at least 9.8 meter per second। तो देखो इसके अंदर क्या हो रहा है, हम लोग जो बॉल्स है उनको कितने इंटरवल पे थ्रो कर रहे हैं, 2 सेकेंड के इंटरवल पे थ्रो कर रहे हैं और एट ए टाइम जब हमारे पास में 2 बॉल्स तो हवा में रहनी चाहिए। ठीक है, मान लीजिए, तो मान लेते हैं हम लोगों ने फर्स्ट बॉल थ्रो की, ये आ गई ऊपर। ठीक है, उसके 2 सेकेंड के बाद में दूसरी बॉल थ्रो की, अब उसके 2 सेकेंड के बाद में हम लोग थर्ड बॉल थ्रो करेंगे। तो जो देखो हम लोगों को क्या बोल रखा है कि व्हाट शुड बी द स्पीड ऑफ द थ्रो सो दैट मोर देन 2 बॉल्स, 2 से ज़्यादा बॉल्स हम लोगों को हवा में चाहिए। तो जब हम लोग थर्ड बॉल को थ्रो करने वाले हैं तो फर्स्ट बॉल और थर्ड बॉल में हमारे पास में 2 to 4 सेकेंड का गैप है। तो जैसे हम लोग इसको हवा में थ्रो करेंगे है ना, तो हमारे पास में मोर देन 2 बॉल्स हो गई। तो इसका मतलब है कि उस टाइम पर जब थर्ड बॉल छूट रही है ना या छूटी है, उस समय पर जो फर्स्ट बॉल है वो वापस जमीन पे नहीं आनी चाहिए। ठीक है ना, अभी जो फर्स्ट बॉल है वो इस तरीके से आएगी। ठीक है, तो जब हम लोग यहाँ थर्ड बॉल को थ्रो कर रहे हैं तो हमारे पास में टाइम डिफरेंस कितना है, 4 सेकेंड का। तो जो फर्स्ट वाली बॉल है, ठीक है, उसका जो टाइम ऑफ फ्लाइट है वो 4 सेकेंड से ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, तभी तो ये हवा में रह पाएगी, बाकी बीच वाली तो हवा में रहने वाली है ही है ना। तो हम लोग ये बोलते हैं कि जो फर्स्ट वाली बॉल है उसका टाइम ऑफ फ्लाइट 2u/g वो 4 से ज़्यादा होना चाहिए, तभी ऐसा पॉसिबल है। ठीक है, तो हम लोग इसको लिख देते हैं t मोर देन 4, तो 2u/g इज मोर देन 4, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो u इज मोर देन 2g, g की वैल्यू 9.8 रखेंगे तो ये आ जाएगा u इज ग्रेटर देन 19.6। ठीक है, इसका मतलब है जब हम लोग बॉल्स को 19.6 की स्पीड से ज़्यादा स्पीड से थ्रो करेंगे तब ऐसा होगा। एक्चुअली इतनी स्पीड से थ्रो करोगे तो हमारे पास में 2 ही बॉल ऊपर हो पाएंगे क्योंकि थर्ड तो उस समय बस छूट रही होती है। तो हम लोगों को तो मोर देन 2 बॉल सही है, तो जो स्पीड है वो 19.6 से ज़्यादा होनी चाहिए। ठीक है, तो इसलिए हमारा ये ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है हमारा, द वाटर ड्रॉप्स फॉल एट रेगुलर इंटरवल फ्रॉम ए टेप 5 मीटर अबव द ग्राउंड। ठीक है, द थर्ड ड्रॉप इज लीविंग द टेप
एट एन इंस्टेंट व्हेन द फर्स्ट ड्रॉप टचेस द ग्राउंड, हाउ फार अबाउ द ग्राउंड इज द सेकंड ड्रॉप एट दैट इंस्टेंट। जी हम लोगों को 10 लेना है। तो इसमें क्या हो रहा है कि अपने पास में यहाँ कोई टेप है, यहाँ से ड्रॉप्स गिर रही हैं, ठीक है। तो जब थर्ड ड्रॉप निकल रहा है, थर्ड वाला, तो फर्स्ट वाला यहाँ पहुंच रहा है, तो सेकंड वाला बीच में कहीं पर होगा, ठीक है। फर्स्ट यहाँ पर, सेकंड वाले के लिए हम लोगों को पता करना है कि हाउ फार अबाउ द ग्राउंड इज द सेकंड ड्रॉप एट दैट इंस्टेंट। तो ये जो सेकंड ड्रॉप है ये जमीन से कितना हाइट पर है, ये हम लोगों को पता करना है ना। अब क्वेश्चन में हम लोगों को दे रखा है कि जो भी ड्रॉप्स आ रही हैं वो रेगुलर इंटरवल से आ रही हैं। इस इंटरवल को टी मान लेते हैं। मान लीजिए इंटरवल कितना है, टी। तो जब पहली ड्रॉप छूट गई है, तो जब सेकेंड ड्रॉप आएगी तो कितने टाइम के बाद आएगी, टी टाइम के बाद में आएगी। और जब थर्ड ड्रॉप आएगी तो वो एक और टी टाइम के बाद में आएगी। तो अल्टीमेटली कितने टाइम के बाद में आ रही है, 2t के टाइम के बाद, 2t टाइम के बाद में आ रही है, ठीक है। इस 2t टाइम में जो फर्स्ट ड्रॉप है ये ऊपर से नीचे पहुंच गई ना, ठीक है, ए साइड पर नीचे पहुंच गई। तो s इक्वल टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर में इनिशियल स्पीड तो 0 है, ठीक है, ये 0 रख दिया। s की जगह पर क्या रखेंगे, -h रखेंगे, है ना। t की जगह पर हम लोगों को क्या रखना पड़ेगा, 2t रखना पड़ेगा। ये तो फॉर्मूला है, इसमें हम लोग पुट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये s कितना दे रखा है हम लोगों को, 5 मीटर, क्योंकि जो टैप है वो 5 मीटर हाइट पर है, रख दिया, ठीक है। g की जगह 10 रखना है। इसको सॉल्व वगैरह किया तो t हमारे पास में आया हाफ सेकेंड, मतलब आफ्टर एवरी हाफ सेकेंड, है ना, ड्रॉप्स गिर रही हैं, ठीक है। अब देखो हम लोग को सेकेंड के बारे में गौर करना है, ठीक। पहले वाली जब ड्रॉप गिरी तो उसके हाफ सेकेंड के बाद में सेकेंड ड्रॉप गिरी, उसके हाफ सेकेंड के बाद में थर्ड ड्रॉप गिरने वाली है। मतलब ये जो सेकेंड ड्रॉप है इसको ऊपर से नीचे आने में कितना टाइम लग रहा है, हाफ सेकेंड। जहां पर भी हम लोग हाइट कैलकुलेट कर रहे हैं वहां तक टाइम कितना लग रहा है, हाफ सेकेंड, ठीक है। तो हम लोग अब इस वाली हाइट को निकालेंगे, ऊपर से नीचे वाली हाइट को, ठीक है। तो इसको मैं फाइंड आउट कर रहा हूँ, इसलिए ऐसा रख रहा हूँ, ठीक है। -h नहीं रखूंगा क्योंकि ये पता कर रहा हूँ। इनिशियल स्पीड सेकंड वाले की 0 है, -g रख रहा हूँ। t की जगह पर क्या रखेंगे, अब अपन हाफ रखेंगे, क्योंकि जब थर्ड ड्रॉप आ रही है और जब फर्स्ट ड्रॉप रिलीज के नीचे गिर रही है तो उसमें टाइम डिफरेंस कितना था, हाफ सेकंड का, ये रख दिया। तो h इक्वल टू है -5/4। माइनस का मतलब ये इस पॉइंट से नीचे है, हाँ भाई नीचे, उससे क्या फर्क पड़ता है। तो h इक्वल टू हमारे पास में आया ऊपर से नीचे की तरफ, यहाँ से यहाँ तक कितना है, 1.25। लेकिन इसने ये नहीं पूछा, इसने तो ये पूछा है हाउ फार अबाउ द ग्राउंड, है ना, जमीन से हाइट पूछी है हम लोग को, ये वाली हाइट पूछी है, ठीक है। तो ये पूरी कंप्लीट हाइट कितनी है, 5 है। और यहाँ से यहाँ तक की हाइट कितनी है, 1.25। तो ये हाइट कैसे आएगी, 5 में से 1.25 को माइनस कर देंगे, ये तो है, पूरी हाइट 5 है, ये हाइट कितनी है, 1.25। तो 5 में से 1.25 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 3.75। यानी कि जमीन से ये जो सेकेंड ड्रॉप है वो 3.75 मीटर की हाइट पर है। तो ये अपना आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए स्टोन इज ड्रॉप्ड फ्रॉम हाइट एज, इट हिट्स द ग्राउंड विद ए सर्टेन मोमेंटम p. If the same stone is dropped from a height 100% more than the previous height, the momentum when it hits the ground will change by what? By what percentage? तो इसमें ये देखा है कि हम लोग कोई स्टोन को पहले h हाइट से ड्रॉप करते हैं तो जो वो जमीन पर पहुंचता है तो उसका मोमेंटम कितना है, p है। अब हम लोग उसी स्टोन को 100% मोर हाइट से ड्रॉप कर रहे हैं, मतलब डबल हाइट से ड्रॉप कर रहे हैं, ठीक है। मतलब अब की जगह अब हम उसको 2h हाइट से ड्रॉप कर रहे हैं, तो जब वो जमीन पर पहुंचेगा तो उसका कुछ ना कुछ मोमेंटम आएगा, तो वो चेंज, उस मोमेंटम में चेंज कितना आ रहा है वो पूछे, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर पहले मोमेंटम निकाल रहे हैं कि जमीन पे पहुंचेगा तो मोमेंटम कितना आएगा, उसके बाद चेंज इन मोमेंटम निकालेंगे। तो खाली वेलोसिटी निकालने की जरूरत है कि ऊपर से नीचे आएगा तो ग्राउंड तक आने में वेलोसिटी कितनी हुई है वो निकालने की जरूरत है। तो वैसे तो इसका फॉर्मूला ये होता है v इक्वल टू √2gh। अब तक ये याद हो जाना चाहिए, और नहीं भी ध्यान है तो हम लोग इसको कैलकुलेट कर सकते हैं फिर से। इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, ऊपर से नीचे आने में h डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है और नीचे तक पहुंचने पर वेलोसिटी v हो रहा है। तो v² इक्वल टू u² प्लस 2as वाली इक्वेशन से v निकालना था, u तो 0 था, a की जगह पर -g रखा और s की जगह पर -h रख दिया, ऊपर से नीचे मेजर कर रहे हैं इसलिए माइनस माइनस प्लस। तो v² इक्वल टू 2gh, तो v इक्वल टू कितना हो जाएगा, √2gh। इसको याद कर लो भाई, काफी काम का फॉर्मूला है। अब हम लोगों को यहाँ पर पहुंचने पर मोमेंटम मिलेगा p इक्वल टू mv, तो m इंटू √2gh, ठीक है। तो पहले वाले केस में हम लोग कितने हाइट से ड्रॉप कर रहे हैं, h से ड्रॉप कर रहे हैं, ठीक है। तो हमारा p जो हो जाएगा इसके लिए p इक्वल टू ये हमारे पास में बन गया। नेक्स्ट टाइम हम लोग उसको 100% मोर डिस्टेंस से थ्रो कर रहे हैं,
ठीक है, 100% मोर बोला है हम लोगों को, 100% मतलब उसी का डबल कर देना। देखो नई हाइट को मैं h1 से बोल रहा हूँ, नई मोमेंटम को मैं p1 से बोल रहा हूँ। तो पहले जो थी उसके अंदर इसी का 100% प्लस कर दिया, तो h इंटू 100% यहाँ पे प्लस हो रहा है। तो 100% का मतलब 100 डिवाइडेड बाई 100, 100 से 100 कैंसिल, ठीक है। तो कितना बचेगा, h और h कितना हो जाएगा 2h। इसका मतलब हम लोग उसको 2h हाइट से ड्रॉप कर रहे हैं, तो h1 की जगह पर हम लोग यहाँ पे 2h रख देते हैं। तो p1 कितना आएगा, 2 और 2 4 हो जाएगा, तो उसका स्क्वायर रूट होके वो बाहर निकल जाएगा। तो हमारे पास में p1 इक्वल टू आएगा 2m रूट gh। तब नया मोमेंटम ये है और पहले वाला मोमेंटम ये है, तो परसेंटेजेस हम लोग कैसे लिखते हैं, है ना। यहाँ पर चेंज लिख देंगे डिवाइडेड बाई ओरिजिनल वाला, तो ओरिजिनल वाला तो यही था ना, तो हम लोग इसको बोलेंगे p1 माइनस पी डिवाइडेड बाई p इंटू 100। तो p1 ये लिख दिया, p कितना है ये लिख दिया, और नीचे p था ये लिख दिया, ठीक है। अब इन सब में से हम लोग कैलकुलेशन करते हैं, तो m वगैरह कॉमन होके कैंसिल हो जाएगा, और रूट जी एच हट जाएंगे। यहाँ पे 2 बचेगा, इधर √2 बचेगा और इधर √2 बचेगा। अब 2 में से हम लोग √2 निकाल सकते हैं ना, देखो याद करो भाई, 2 को हम लोग √2 इंटू √2 लिख सकते हैं। तो जब इसमें से एक √2 निकालेंगे तो एक √2 यहाँ बच जाएगा, ठीक है। ये √2 बाहर आई गया, यहाँ 1 बचेगा, और ये वाला √2 इस वाले √2 से कैंसिल हो जाएगा। तो √2 माइनस 1, √2 की वैल्यू हम लोगों को याद रखनी है, 1.41 होती है। 1.41 में से 1 माइनस होगा तो 0.41 बचेगा, इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 41 आ जाएगा। तो बस यही परसेंटेज चेंज इन मोमेंटम है। तो ये हमारा फर्स्ट हमारा आंसर है।